वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी में आने वाले कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कंप्यूटर एक परिचय मतलब कि कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का विकास मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो कौन सा डिफरेंट है इन चार ऑप्शन में वो आपको बताना है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो देखिए सीपीयू में एएलयू मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये दोनों होते हैं। कंट्रोल यूनिट ये भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी होता है। ठीक है, ये जो है आपका जो ए बी सी ऑप्शन है, ठीक, ये सीपीयू में पाए जाते हैं। जो नहीं होता है वो है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। अब इसको जो है हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आप जो ये ग्रीन बॉक्स में देख रहे हैं, वो जो भी एंटिटी है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको कंट्रोल यूनिट देखने को मिल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, मेमोरी यूनिट ये। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है ये पार्ट है सीपीयू के। लेकिन जो इनपुट है, जो आउटपुट है या जो बैकिंग स्टोर है, यह जो है वह सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। तो सीपीयू में जो है वो तीन जो है वो पोर्शन है। एक है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक, यह जो है वह कम्युनिकेट करने के काम करता है किसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के अंदर। और मेमोरी यूनिट में आपको सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। किसमें आपको देखने को मिलेगा, मेमोरी यूनिट में। ठीक, तो ये जो है एक ओवरव्यू है सीपीयू का। और सीपीयू को जो है वह कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सीपीयू का मेन फंक्शन है क्या, ये जो इनपुट जो डेटा होता है उसको प्रोसेस्ड करके आउटपुट मतलब कि रियल या इंफॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वह इनपुट रॉ डेटा को जो है वो प्रोसेस्ड करके जो है आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसका मेन काम ये होता है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच में एक कनेक्टेड लिंक का काम करता है। या ये कहा जाए कि कैसे ये सारे काम निष्पादित करेंगे, उनका जो कंट्रोल होता है वह होता है कंट्रोल यूनिट के पास। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया, तो यह है क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाने वाला क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है दिए गए चार ऑप्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू का पार्ट है। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने उस डायग्राम में देखा, क्या क्या था, मेमोरी रजिस्टर था मतलब कि मेमोरी स्टोर, प्लस कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोलते हैं, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे देखिए क्या मिल गया आपको, मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरी रजिस्टर क्या है, यह है सीपीयू का भाग। ठीक है, सीपीयू का भाग है। इसके अलावा माउस जो है यह सीपीयू का पार्ट नहीं है, स्कैनर भी सीपीयू का पार्ट नहीं है, और जॉयस्टिक भी सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर और सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये जो तीन है ये बनाते हैं किसको, सीपीयू को।
अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा हो किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वो आपको भरना है। ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी यू कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर आप इंग्लिश में रखोगे अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन, ठीक है, तो अंकगणितीय मतलब अर्थमेटिक और तार्किक मतलब लॉजिकल, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है ये काम निष्पादित किया जाता है। तो ALU का काम यही है, क्या कि सभी जो अर्थमेटिक मतलब के अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? आप देखिए जो आपने वो डायग्राम देखा था पहले प्रश्न की व्याख्या में जो हमने लगाया था, उसी एक डायग्राम से जो है कई बार लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपने 3 कंपोनेंट देखे थे, क्या था? एक था कंट्रोल यूनिट, दूसरा क्या था? अंकगणितीय तार्किक यूनिट मतलब कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर मतलब कि मेमोरी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वहाँ पे जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, क्या? CU ALU अंकगणितीय तार्किक यूनिट और रजिस्टर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एक अगर क्वेश्चन जो है आपने ढंग से उसको समझ लिया तो उस पे आधारित वो किसी तरीके से घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन वो पूछेंगे तो उसका उत्तर आप बता ले जाओगे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि मात्र सीपीयू का कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर है तो दे दनादन जो है वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर, ठीक है, वेट वेयर क्या होता है? ठीक, तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर जो है वह मानव मस्तिष्क है, ठीक है, मानव मस्तिष्क। तो आखिर में इसमें होता क्या है? तो देखिए जो वेट वेयर है वह मानव मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। और सीपीयू से ये डिफरेंट कैसे है? तो देखिए सीपीयू को जो है वह कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वेट वेयर को जो है मानव मस्तिष्क से जो है जो तुलना की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि इसमें जो है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या? ये टर्म याद रखना है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब कि जो जैविक न्यूरॉन्स हैं, जो जीवित न्यूरॉन्स हैं, उनकी एक सर्किट तैयार की जाती है वेट वेयर को बनाने के लिए। तो ये डिफरेंस है, जबकि सीपीयू में ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर के संबंध में जो वेट वेयर होता है उसमें बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स मतलब कि जो जीवित न्यूरॉन्स है, तंत्रिका जो सेल है, उनका इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे जो है कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वेट वेयर का जो है जो अन्य नाम है वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अन्य नाम, एक तो आप यही याद रखिएगा, इसको आर्टिफिशियल कार्बनिक ब्रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल कार्बनिक ब्रेन। और दूसरा याद रखिएगा आप लोग न्यूरो कंप्यूटर। क्या याद रखेंगे? न्यूरो कंप्यूटर, ठीक है, ये दो चीज। तो कृत्रिम कार्बनिक मस्तिष्क या ब्रेन, ठीक, या न्यूरो कंप्यूटर भी वेट वेयर को बोला जाता है, ठीक है। तो वेट वेयर काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है? बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो है वो सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उस प्रोग्राम का नाम बताना है कि जो एक सिस्टम के फंक्शन को, ठीक है, जैसे मान लिया कि एक सिस्टम 1 है, ठीक है, और ये सिस्टम 2 है, ठीक है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। तो इसका जो है नकल अगर सिस्टम 2 करता है तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसको बोलते हैं एम्यूलेटर। क्या बोलते हैं? एम्यूलेटर, ठीक है। तो इसके अलावा जो अन्य टर्म है यहाँ पे जैसे सिम्युलेटर भी लिखा है, इवेल्युएटर भी लिखा है और पीसी भी लिखा है। अब इसका क्या मतलब होता है तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक। तो एम्यूलेटर जो कि ऑप्शन में जो सही था
वो क्या है? यह जो है एक ऐसा प्रोग्राम जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के जैसा काम करने में सक्षम बनाता है, मतलब टू द मतलब कि हूबहू उसी तरीके से वो काम करेगा। ठीक है, तो एमुलेटर क्या होते हैं? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के जैसा काम करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर पर एंड्रॉयड ऐप्स चलाने के लिए एंड्रॉयड एमुलेटर का उपयोग। ठीक, तो ये हो गए एमुलेटर्स। दूसरा आप देखते हैं कि सिमुलेटर्स क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रक्रिया या गेम को वास्तविकता के समान प्रदर्शित करता है, मतलब कि आपको लगेगा कि एकदम एकदम ये रियल है। ठीक है, रियल मतलब कि फीलिंग के साथ जो है आपको जो प्रोग्राम दिखाएगा, ठीक है, वह कहलाएगा सिमुलेटर। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रक्रिया या गेम को वास्तविकता के समान प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर गेम्स या विमान उड़ाने के अभ्यास में। आपको लगेगा कि एकदम रियल जो है वो चीज़ें हो रही है। बहुत सारे जो कंप्यूटर गेम्स आ रहे हैं जिसमें जो है वो लड़ाई वाले जो है वो मतलब कि सीक्वल जो है फिक्स किए जाते हैं, जैसे लगता है कि आप रियल वॉर फील्ड में हो। ठीक है, आप एकदम युद्ध क्षेत्र में हो। तो ये जो फीलिंग होती है, ये जो जनरेट किया जाता है, वो सिमुलेटर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इवेल्युएटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर की क्षमता या प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी किसी कंप्यूटर की हम क्षमता, उसकी जो है प्रोसेसिंग पावर कितनी है, ठीक, तो ये इवेल्युएटर के द्वारा होता है। जैसे कि जैसे मान लिया कि मेरे जो लैपटॉप है उसकी क्षमता जो है वो अ, मतलब कि प्रोसेसिंग जो है वो टेराफ्लॉप में है कि पेंटाफ्लॉप में है, ठीक, या गीगाफ्लॉप में है। तो ये जो काम करता है, ये जो मापने का काम करता है, वो इवेल्युएटर होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मापने का उपयोग जो है वो इवेल्युएटर करता है। तो इवेल्युएटर क्या है? एक ऐसा उपकरण या प्रोग्राम जो कंप्यूटर की क्षमता या प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्पीड, मेमोरी या अन्य विशेषताओं का यह परीक्षण करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर जो है वो गीगा फ्लॉप मेमोरी है, इसकी प्रोसेसिंग पावर है, कि टेरा फ्लॉप है, कि पेंटा फ्लॉप है, जैसे सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर आज के जो आ रहे हैं वो पेंटा फ्लॉप्स में उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है। क्या? पेंटा फ्लॉप्स। ठीक है, पेंटा फ्लॉप्स। पेंटा मतलब कि 10⁻15 की बात की जा रही है। ठीक है, अब फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं, जो सुपर कंप्यूटर हैं, ध्यान रखिएगा, वो आज की डेट में जो है पेंटाफ्लॉप्स में उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है। ठीक है, पेंटाफ्लॉप्स में आ रहे हैं, मतलब कि 10⁻15 फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड है उनकी। अब हम बात करेंगे कि ये जो पीसीबी है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होने वाला बोर्ड जो पाथवे, ठीक है, पाथवे को निर्मित करता है। तो कौन सा पाथवे? फ्लो पाथवे। ठीक है, तो प्रवाह पथ को निर्मित करने वाला, बनाने वाला जो बोर्ड होता है वो जो कहलाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? संगणकों, मतलब कि कैलकुलेटर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल, इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटेल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं वो इंटेल के आते हैं ना, इंटेल पेंटियम। तो इंटेल का जो हेड ऑफिस है वो है कैलिफोर्निया है। और यह जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। कब? 1968 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और जो इसको स्थापित करने वाले जो लोग थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, तो अमेरिकी इंजीनियर, ठीक है, अमेरिकन इंजीनियर के द्वारा जो है बनाए गए थे। और कौन कौन इसमें जो है? रॉबर्ट नोएस थे। कौन? रॉबर्ट नोएस, ठीक, और गार्डन मूर। कौन? गार्डन गार्डन मूर जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए, कैलिफोर्निया में। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू शेड्यूलर का अन्य नाम क्या है? तो ये है
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, इसको जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे जो है आपको सही उत्तर भरना है। कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे रिएक्ट करना है, यह काम किसका है, ये आपको बताना है। तो ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। उस डायग्राम को जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें हमने बताया भी था, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को कैसे जो है रिस्पॉन्ड करना है, इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का, ठीक। एएलयू कंप्यूटर के खाली स्थान है का एक हिस्सा है। तो एएलयू जो है वो कंप्यूटर का क्या हिस्सा है, तो एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वह सीपीयू का एक भाग है, ठीक है। किसका भाग है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो यहाँ पे शब्द क्या गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग, मतलब कि प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। तो जैसा हम लोग जो है ये देखते आ रहे हैं कि सीपीयू के जो है 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा क्या है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये जो है सीपीयू के पार्ट हैं। तो एएलई कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है, ठीक। तो प्रोसेसर दिया होता है या चाहे सीपीयू दिया होता है तो आपको उत्तर यही होता, ठीक। प्रोसेस डेटा को खाली स्थान है के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, में क्या डिफरेंस है, तो डेटा जो होता है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डेटा को ही जो है प्रोसेस्ड, ठीक है, जो प्रोसेस्ड डेटा है वही आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, प्रोसेस्ड डेटा है। तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना या जानकारी, ठीक है, क्या, सूचना या जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर में इनपुट के बाद की को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है, तो यह कहलाता है आंकड़ा, क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। तो कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड या स्टोर की गई जानकारी है, और यह जानकारी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, चित्र के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई अन्य रूप हो सकता है। तो जो डेटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वह चित्र हो, ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ठीक है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो। ये सारा जो है वो आंकड़ा होता है, ठीक। तो कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे हम लोग यही डालते हैं, या तो हम चित्र देंगे, ऑडियो क्लिप देंगे, वीडियो क्लिप देंगे, तो ये सब जो है वो आंकड़े कहलाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। कंप्यूटर साइंस में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडस के लिए बदल देती है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है, देखिए कंप्यूटर साइंस में डेटा में प्रॉब्लम कब होगी, जब पाइपलाइन रीड या राइट, ठीक है, उसके एक्सेस का जो क्रम जो है ना ऑपरेंडेंस के लिए बदल जाता है, जब ऑपरेट करते हैं तब जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ठीक है, तो इनके जो फुल फॉर्म है इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो अब जो प्रश्न अब हमें मिलेंगे वह डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से मिलेंगे, ठीक है, किससे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वह इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से था। अब हम लोग कंप्यूटर का विकास से संबंधित जो प्रश्न है वो
तो इसमें जो पहला प्रश्न आपके सामने है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन है उस टाइम पे आता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आखिर ये है क्या? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक मानव कंप्यूटर इंटरफेस है। ठीक है, अब मानव कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब क्या है? मतलब कि ये कि जो आसान इंटरेक्शन को सक्षम करने के लिए विंडोज, आइकन और मेनू का उपयोग करता है। मतलब कि यह यूजर फ्रेंडली ज़्यादा है। यह चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन। और GUI 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर पूछा जाए कि किस डिकेड में स्टार्ट होता है तो 1980s के। ठीक है, तो 1980s के डिकेड में ये स्टार्ट होता है। और एप्पल के लीसा कंप्यूटर को जो है आमतौर पर रियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला पीसी माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था, तो एप्पल कंपनी का लीजा कंप्यूटर। ठीक है, एप्पल कंपनी ने लीजा कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया था। उसमें सबसे पहले जो है GUI का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो एप्पल के द्वारा डेवलप लीजा कंप्यूटर में GUI का सबसे पहले जो है वो प्रयोग किया गया था। ठीक, या विकसित किया गया था। तो अधिकांश जो मॉडर्न जो GUI हैं वो माउस और कीबोर्ड दोनों से इनपुट स्वीकार करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इनपुट डेटा जो है माउस से दीजिए चाहे कीबोर्ड से दीजिए या दोनों से दीजिए। परम परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी, किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ठीक है, तो ये जो है यह फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर परम। ठीक, जो सुपर कंप्यूटर वो परम है। ठीक, तो परम सुपर कंप्यूटर जो है वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो परम है वह किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है CDEC के द्वारा। ठीक है, और CDEC है कहाँ पे? महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में। और CDEC का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, एडवांस कंप्यूटिंग जो है CDEC का फुल फॉर्म है। और यह है कहाँ पे? पुणे में। ठीक, तो CDEC पुणे के द्वारा जो है परम सुपर कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया है और यह फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया? ठीक है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की किस जनरेशन ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रथम जनरेशन। तो देखिए, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो 1946 से 1955 तक की है। ठीक है, 1946 से 1955 जो है वो फर्स्ट जनरेशन है। और इसमें जो है प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जो मशीन कोड का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था 1946 में आया था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर बात की जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का अस्तित्व आता है 1946 में। ठीक है, 1946 में, और जिसका नाम रखा गया था इनियाक। इसको आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, INIAC। ठीक है, इनियाक था। और इसका आविष्कार जो है, ध्यान रखिएगा, इसके जो इन्वेंटर हैं वो है JP एकॉर्ड। क्या? JP एकॉर्ड। ठीक है, तो JP एकॉर्ड जो है इसके इन्वर्टर। और दूसरे जो शख्स थे JP एकॉर्ड एंड दूसरे का भी नाम याद रखिए, JW मैचेल। ठीक है, मोचले है। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है वो डेवलप किया था इनियाक कंप्यूटर को। कब किया था? 1946 में।
और इस कंप्यूटर में देखिए, इस कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ये, और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज इसमें किया गया था। तो अभी हम लोग ने क्या जाना कि जो प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग जो है फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है टाइम स्पैन इसका क्या था? 1946 से 1955 था। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है 1946 में ENIAC डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? जेपी एकर्ट के द्वारा। ठीक है, जेपी एकर्ट के द्वारा। और दूसरे शख्स थे जेडब्ल्यू मोचले। ठीक है, जेडब्ल्यू मोचले। और इसमें जो यूज हुआ था वो क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? अभी हमने इसको डिस्कस किया। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1955 से 1964 इनका टाइम पीरियड होता है, निम्न में से किससे बने थे? तो देखिए, जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं जिनका टाइम पीरियड 1955 से 1964 तक होता है, इनमें यूज होता है ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा एक हम लोग जो है वो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1946 से 1955 तक चलता है। और इसकी जो शुरुआत में जो हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बना था। और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? 1955 से 1964। और इसकी शुरुआत जो है वो 1956 से 1964 तक मानी जाती है। और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, क्या? ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है वो सेकेंड जनरेशन में। और इसका विकास जो है विलियम शॉकले ने किया था। क्या? जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इनका जो उपयोग है, ठीक है, विलियम शॉकले, SHOCKLEY, शॉकले ने 1947 में किया था, लेकिन प्रयोग जो होता है वो बाद में होता है। ठीक है, और इसमें जो है असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। जो सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, उसमें क्या? असेंबली लैंग्वेज का, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और मेमोरी के रूप में क्या यूज किया गया? ठीक है, सेकेंड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मेमोरी के रूप में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया था। ठीक है, तो मेमोरी के रूप में जो है वो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका, थर्ड जनरेशन की बात करूं मैं, तो 1964 से 1971 का टाइम पीरियड। ठीक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करना प्रारंभ हो गया, आईसी का। ठीक है, तो इसमें जो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो ये है परम युवा सेकेंड। ठीक है, परम युवा सेकेंड भारत के द्वारा विकसित किया गया था। और इसको जो है 1980s के डिकेड में जो है वो डेवलप किया गया था। ठीक है, 1980 के दशक में इसको बनाया गया था। और इसको बनाने दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलुरु में हार्डवेयर के लिए, और फेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया था। ठीक है, तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा सेकेंड है। जबकि भारत का अगर पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। पेंटियम। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो पेंटियम का उपयोग जो है आप लोग करते भी हैं। ठीक, उसमें कई वर्जन्स भी होते हैं। तो पेंटियम जो है ये है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो पेंटियम इंटेल कॉर्पोरेट का एक पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है।
1965 से 1975 एक युग था। किसका युग था? तो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो ये है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1946 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है, 1955 से 1964 सेकंड जनरेशन आता है, और 1965 से 1975 अप्रॉक्स, ठीक है, ये जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। और इसमें जो है किसका उपयोग होना प्रारंभ हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो थोड़ा सा आईसी के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आईसी को डेवलप किसने किया था, ये इसको जो इनोवेट किसने किया था? तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के अभियंता थे, एक इंजीनियर थे, जैक किल्बी। ठीक है, तो इसको डेवलप करने वाले का नाम था जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी ने इसको डेवलप किया था। नाम याद रखिएगा, जैक किल्बी। ठीक, तो आईसी किसके द्वारा डेवलप किया था? जैक किल्बी को जाता है इसका श्रेय। तो जैक किल्बी का नाम एकदम याद रट के रखना है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आई सी एल 2903, ओके, ICL 1900 यूनिवैक, ठीक है, UNIVAC यूनिवैक 1108, और सिस्टम 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 1360, ठीक है, 1360। ठीक, ये जो है कंप्यूटर के ये प्रमुख वर्जन थे। ठीक है, ICL 2903, ICL 1900, यूनिवाक 1108 और सिस्टम 1360। ठीक है, तो ये इसके जो वर्जन थे, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। और ये कंप्यूटर प्रथम और जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा आकार, मतलब कि साइज, ठीक है, आकार में और वेट में, ठीक है, वेट दोनों में हल्के थे। ठीक है, छोटे थे, और काम जो है इनके बड़े थे। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर के माउस की खोज का श्रेय जाता है डगलस एंजेलबर्ट को। डगलस एंजेलबर्ट। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी, ठीक है, एक जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है आईसी, उसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसका क्या है? अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। ठीक है, काफ़ी रिलायबल होता है, प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी यूज होता है ये। तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होता है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल के चिप पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको किस पे तैयार किया जाता है? सिलिकॉन के चिप पे। ठीक है, सिलिकॉन चिप पे जो है आईसी को जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है तैयार किया जाता है, और आईसी में सभी जो कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ बनाए जाते हैं। इस वजह से नाम क्या है? इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एक साथ बनाए जाते हैं, और इसमें सोल्डरिंग या ज्वाइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको ज्वाइंट्स नहीं मिलेगा। ठीक, ये इंटीग्रेटेड है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। और 1834 में ये एक अंग्रेज इन्वेंटर रहते हैं, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में जो है एक एनालिटिकल इंजन बनाया, और चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। ठीक है, और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। गणना मतलब कि कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटिंग या गणना करने के जनक के रूप में किसको जाना जाएगा? चार्ल्स बेबेज को। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया और असेंबल किया जाता है। तो उस सीरीज का नाम बताना है, तो ये है परम। तो परम सीरीज के जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनते हैं वह CDEC पुणे में बनते हैं। ठीक है, तो CDEC
का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अरिथमोमीटर, ठीक है, अरिथमोमीटर का खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आपको बताना है कि अरिथमोमीटर के आविष्कारक कौन थे। ये है चार्ल्स जेवियर थॉमस, चार्ल्स जेवियर थॉमस। तो अरिथमोमीटर का आविष्कार जो है इन्होंने 1820 में किया था। कब किया था? 1820 में किया था। और जो अरिथोमीटर है इसका आविष्कार जो 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी काल्मार द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स जेवियर थॉमस डी काल्मार। तो इनके द्वारा जो है अरिथोमीटर का उपयोग जो इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था 1820 में। और यह पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर है। तो अरिथमोमीटर है क्या? तो अरिथमोमीटर है फर्स्ट डिजिटल, ठीक है, फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, और जिसको डेवलप किया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस डी काल्मार के द्वारा 1820 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर का क्या नाम था, अरिथमोमीटर, किसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, तो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। कब? 1820 में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या उपयोग किया जा रहा है? एकीकृत परिपथ, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जा रहा है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। और इसको जो है किसने डेवलप किया था? जैक किल्बी ने। ठीक, तो जैक, फिर से मैं लिख देता हूं, जैक किल्बी, ठीक है, जैक किल्बी के द्वारा 1958 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जैक किल्बी का। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे यूज होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो यह कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप है। ठीक, तो हाइब्रिड चीज होती क्या है? जिसमें जो है 2 या 3 चीजें जो है वो मिलकर बनाई जाती हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है आपको जो है एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है, एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है, दोनों कंप्यूटरों का जो है यूज किया जाता है और हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो है यूज किया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? ठीक, तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है वो 2 चीजें दी गई हैं, ठीक, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो ये जो है डेवलप किया गया यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर और पहला प्रोग्रामर जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा जो इनियाक है, ठीक, INIAC, इनियाक जो है वो पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनियाक है। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अभी मैंने बताया, बताइए जी, एनियाक। ठीक है,
ENIAC, ठीक है, ENIAC। तो यह जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वो इसको डेवलप किया गया था, और यह पहला प्रोग्रामेबल, ठीक, जनरल पर्पज वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? ठीक है, बताइए। बहुत ही आसान है, लैपटॉप। आप लैपटॉप जो है कहीं भी हाथ में टांग दीजिए वो चल देते हैं। तो दिए गए कंप्यूटर में कौन सा है? लैपटॉप। तो लैपटॉप और टैबलेट लोगों को जो है पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी के फीचर प्रदान करने में मदद करता है, ठीक, जिसका आप लोग जो है वो यूज भी करते हो। अगला प्रश्न, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो ये है इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक। और इंटेल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? यूएसए, कैलिफोर्निया में। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, और इस प्रोसेसर का आविष्कार जो है, ध्यान रखिएगा, 19 ये जो है, ठीक है, इसका जो है आविष्कार 1969 में किया गया था। कब? 1969 में हुआ था। और एक जो है ये जो है 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना था, ठीक है। तो अगर थोड़ा और डिटेल में पूछ ले तो ये याद रखिएगा, इसमें 4 बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, 4 बिट प्रोसेसर, ठीक है, और 2300 ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग से मिलकर बनाया गया था। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? ठीक, तो ये है जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, ठीक, वो उनमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, तो उनको जो है, हाँ, आप क्या तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बोल दीजिए, ठीक। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बोल दीजिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को जो वैक्यूम ट्यूब वाला जो है कंप्यूटर बोल दीजिए, थर्ड जनरेशन वाले को इंटीग्रेटेड सर्किट वाला कंप्यूटर बोल दीजिए। तो ये चीज़ें जो वो चलती हैं, ठीक। और चौथी पीढ़ी की बात करें तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज होने लगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बार कोड का डिजाइन विकसित किया था? ठीक है, तो बार कोड को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज लॉर, ठीक है। कौन? जॉर्ज लॉर, इनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लॉर। और बार कोड आप लोग जानते भी होंगे कि बार कोड क्या होता है। इस तरीके से जो है ब्लैक एंड वाइट की जो है अल्टरनेट आप पट्टियां देख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट की। और इसमें जो है 12 डिजिट नंबर भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो व्हाइट एंड ब्लैक की जो है अल्टरनेट आप जो है स्ट्रिप्स देखेंगे, और साथ में जो है 12 इसमें जो है वो डिजिट जो है वो रहती है। तो ये जो है बार कोड आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे, और इसको स्कैन करके जो है ये पता कर लिया जाता है कि वह प्रोडक्ट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, ये सब। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है बार कोड से ये पता चल जाता है। अब जो ये जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, यूपीसी कहिए, यूपीसी क्या? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, इसका नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी एब्रिविएशन भी पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या बार कोड, यूपीसी बोलिए चाहे बार कोड बोलिए, ठीक है। तो इसकी खोज है 1971 में, 1971 में IBM, ध्यान रखिएगा, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के एक कर्मचारी, कौन? जॉर्ज जोसेफ लॉर, ठीक है, जॉर्ज जोसेफ लॉर जो IBM के कर्मचारी थे 1971 में, उनके द्वारा जो है इसका जो है आविष्कार किया गया। और इसमें जैसे मैंने बताया कि ब्लैक एंड वाइट जो है वह जो है अल्टरनेट पट्टियां होती हैं, और इसमें 12 अंकों की संख्या भी होती है, जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से इसको देखते हैं, क्या बार कोड बोलिए या यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलिए, ठीक है। इसको 1971 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के कर्मचारी जॉर्ज जोसेफ लॉर के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। इसी के साथ
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।